एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और जैसे कि हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसे कर रहे थे। हम सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे थे, तो आज हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें इसके नेम से, तो इसके माइट्रो का मतलब जो होता है हमारे पास वो होता है थ्रेड, और जो हमारे पास कॉन्ड्रिया का मीनिंग होता है वो उसका मतलब होता है ग्रेनुअल। अब ये थ्रेड लाइक ग्रेनुअल इसको क्यों कहा जाता है, ये इसके स्ट्रक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इसको जो डिस्कवर किया था वो कैलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसको 1850 में डिस्कवर किया था। ये आपका एक एमसीक्यू जो है उस बन गया है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए भी। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बारे में मैं बता दूं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अगर हमारे पास कोई सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसे हम माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। ओके, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। चलिए इसका स्ट्रक्चर जो है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अब ये डबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ मैंने क्या है, रफ डायग्राम जो है वो शो किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक मेम्ब्रेन जो है आउटर मेम्ब्रेन है, एक क्या है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। हमने जैसे कि इसके नेम से देखा था कि ये क्या है, थ्रेड लाइक ग्रेनुअल है। ग्रेनुअल का मतलब क्या हो जाएगा, कैप्सूल। तो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या है, थ्रेड लाइक फोल्डिंग्स होती हैं बहुत सारी। ओके, तो इसके पास क्या है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी कि एक मेम्ब्रेन जो है आउटर मेम्ब्रेन है, एक जो है इनर है। दो मेम्ब्रेन होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रेनुअल, यानी कि कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि किसमें प्रेजेंट होगा, ओनली इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में ही प्रेजेंट नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, पोरस, यानी कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होगी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे इसकी आउटर मेम्ब्रेन में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या, डीपली फोल्डेड होती है, और इन फोल्ड्स को क्या बोला जाता है, क्रिस्टे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या है, बहुत सारी फोल्डिंग्स हैं। इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ओके, ये क्लियर होगा कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, बहुत सारे फोल्डिंग है जिनका नाम होता है क्रिस्टे। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, उसका एरिया इतना ही है, लेकिन अगर हम इनर मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया है वो ग्रेटर आएगा एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। इस वजह से है हम क्या कहते हैं कि जो सरफेस एरिया है इनर मेम्ब्रेन का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब आप क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में कि इनके पास अपना ही डीएनए और राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम क्या सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स। तो इनके पास अपना ही डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इन्हें किसी से लेना नहीं पड़ता है, ये खुद ही सिंथेसाइज करते हैं अपने अंदर प्रोटीन्स को। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कुछ पॉइंट्स। तो अब हम इसकी कंपोजिशन को देख लेते हैं। इसकी कंपोजिशन में जब आप देखेंगे तो ये क्या है, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और डीएनए से बना हुआ है। अब क्योंकि इसके अंदर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, यानी कि अपने लिए खुद ही सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स। ठीक है, तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो उससे पहले मैंने तो एक रफ डायग्राम बनाया है, मैं आपको एक क्लियर डायग्राम जो है वो इसका दिखाती हूँ। तो चलिए अब करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके दो जो है मेन फंक्शंस होते हैं, उन्हें आपको याद रखना है। ओके, मेन फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम करेंगे। मेन फंक्शंस ये दो हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बिकॉज ऑफ एंजाइम्स इन इट। अब क्या होता है, इस कैप्सूल के अंदर क्या फिल है, इस कैप्सूल के अंदर फिल होता है हमारा फूड। ओके, तो वो फूड जो है कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जिसको क्या है सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इसके अंदर एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं,
इस एंजाइम की वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ्स को हम चेंज कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। वो होता कैसे है, तो देखिए अगर इसके अंदर कोई भी फूड स्टफ है, इसके अंदर एंजाइम भी है, तो ये क्या करेगा, बाहर से ऑक्सीजन लेगा। ये मान लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर फूड स्टफ है, तो ये क्या करेगा, बाहर से क्या लेगा, ऑक्सीजन। ओके, बाहर से जब ये ऑक्सीजन लेगा तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसके बाद क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर। तो यानी कि जब रिलीज होगा, हमने इनहेल क्या कराया था, ऑक्सीजन, ओके, लेकिन एक्सहेल क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक तरह से रेस्पिरेशन हो गया ना। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये इसका मेन फंक्शन है कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, फूड स्टफ को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं अराउंड सराउंडिंग से, और जब निकल रहा है तो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। इस वजह से क्या बोलते हैं कि ये जो है सेलुलर और रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो एनर्जी, जब ये ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, एंजाइम्स की, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। तो ये जो ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ओके, ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये कहाँ काम आती है, ये काम आती है एटीपी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने में। ओके, तो ये आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनाने में ये एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी। जब ये यूटिलाइज होगी एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ चाहिए, सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि आपको पता है हमारे सेल जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर बहुत डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स है जिनका अपना अपना फंक्शन है। उन फंक्शंस को अपनाने मतलब करने के लिए, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सेल में ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने में काम आ जाएगी और इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए काम आ जाएगी। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो कहा जाता है। सो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसके दो मेन फंक्शंस थे जो हमने किए कि क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी एट द टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड ऑक्सीजन विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो क्या है, हमारे पास रिलीज होगी कुछ एनर्जी, वो एनर्जी यूटिलाइज की जाएगी एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने में, जो कि हेल्प करेंगे वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक तरह से सेल के लिए बैटरी की तरह वर्क करता है। तो ये थे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ड्रॉप करिए कमेंट, कोई भी आपकी क्यूरीज हैं। नोट्स के लिए अगर आपको डीएम कर सकते हैं आप मुझे, अखिल प्रिया क्लासेस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।